फ्रेंड्स, मैं भवपाल सिंह, अतिथि व्याख्याता GLI आगरा, आप सबका ई लेक्चर ऑफ जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पावर प्लांट। किसी भी पावर प्लांट की इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो उसकी कॉस्टिंग के बारे में। जो हम पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्राप्त कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी हमें इसकी लागत लगी है, कॉस्टिंग कितनी पड़ी है, इस चीज़ का विश्लेषण करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टोटल कॉस्ट कितनी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टोटल कॉस्ट दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है या दो तरह की होती है। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट और नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो समय के साथ बदलती नहीं है, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो उतनी फिक्स्ड रहती है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है, जैसे कॉस्ट ऑफ द लैंड, ज़मीन की कीमत, या जो बिल्डिंग बनी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कीमत, और जो इक्विपमेंट्स उसमें लगाए गए हैं उनकी कीमत, ये सबसे पहले ही इन चीज़ों को परचेज़ किया जाता है किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले। तो इनकी जो कीमत होती है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये जो है चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये फिक्स्ड रहती है। दूसरा पॉइंट जो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि अगर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर हम किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करते तो हमें उसका जो सूटेबल रेट ऑफ रिटर्न या जो ब्याज, उचित ब्याज कितना मिल सकता था, तो ये जो ब्याज हमें मिलना चाहिए वो भी हम फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। अगर हमने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं से लोन वगैरह लिया हुआ है, चाहे बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं कहीं से भी, तो उसमें क्या होता है कि उसका भी हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इसलिए लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पर जो इंटरेस्ट या हमें देना पड़े या हमने जो इन्वेस्ट किया है उस पर लेना, तो उसको जो है हम फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तीसरी कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन को समझना ज़रूरी है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु, कोई बिल्डिंग नई होती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, उसकी कीमत हमेशा कम होती चली जाती है। इसको कह लें कि वो वस्तु या इक्विपमेंट एफिशिएंट कम होता चला जाता है, उसकी ब्रेकडाउन सर्विसेज ज़्यादा हो जाती हैं, और जब वो नया होता है तो कम होती हैं। तो जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है कि अगर कोई इक्विपमेंट है उसकी एक लाइफ होती है, लाइफ के बाद हमें उसको रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेस करने के लिए हर साल हमें कुछ न कुछ पैसा निकालना पड़ेगा। वी हैव टू सेट सर्टेन मनी असाइड। तो ये जो सर्टेन मनी असाइड जो हमें पैसा निकालना होगा, जमा करना होगा उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें जो है जितनी कीमत कम होती चली जाती है, उस रिप्लेस करने के लिए जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं उसको जो है हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट में लेके चलते हैं। कि अगर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, the cost of a equipment goes down due to wear and tear, due to passage of time, और
इट मे बी ड्यू टू द ब्रेकडाउन। पे नई कोई इक्विपमेंट होता है तो उसका ब्रेकडाउन कम होता है, पुरानी हो जाती है ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है, और इन टर्न उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो ये जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी हम फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें सर्टेन अमाउंट हर साल निकालनी है, जिससे कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट कंपोनेंट और इक्विपमेंट वी कैन परचेज द न्यू इक्विपमेंट। टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है कई मेथड्स हैं, उनमें मेनली 3 मेथड्स होती हैं, जिसमें पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये बहुत इजी मेथड है, सरल मेथड है, जिसमें हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है नई इक्विपमेंट की कॉस्ट जो इन्वेस्ट किए हैं हमने उसको परचेज करने में, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम, मान लो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, जब वो यूजलेस हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, प्रोडक्शन के काबिल ही नहीं रहेगा, यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तब उसकी जो वैल्यू रह जाती है उसको हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल हमें जो अमाउंट निकाल के रखनी है या जमा करनी होती है, उसको हम फार्मूले से पता लगाते हैं, A=P-S/N, जहाँ P जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, N सैल्वेज वैल्यू है, S सैल्वेज वैल्यू है, और N जो है लाइफ ऑफ प्लांट है। इसका मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से अगर हम सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगी उसमें हम लाइफ ऑफ द प्लांट और इक्विपमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हर साल हमें कितना पैसा निकालना है एज ए डेप्रिसिएशन कॉस्ट वो पता चल जाएगा। ये कॉस्ट सिंपल होने के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड पर डिपेंड करती है, और इसमें न तो जो है समय के साथ पैसे की कीमत कम होती चली जाती है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है, या एफिशिएंसी ऑफ दैट इक्विपमेंट और मशीन इट इज़ गोइंग डाउन, तो उस समय हम शुरू में इतना पैसा जितना इनिशियल स्टेज में ले सकते हैं उतना उससे नहीं ले पाएंगे। इस पॉइंट का भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये सिंपल मेथड है जिसमें हम अमाउंट टू बी केप्ट असाइड फॉर एज ए डेप्रिसिएशन कॉस्ट, दैट इज A=P-S/N। दूसरा जो मेथड है दैट इज सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, ये मान के चलते हैं कि जिस अमाउंट को हमने आज निकाल के रखा है समय के साथ, वो अमाउंट जो है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब उससे ज़्यादा अमाउंट हमें निकाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो इक्विपमेंट आज 20,000 का है मान लो, तो 10 साल के बाद वो जो कम से कम 30,000 या 40,000 का हो जाएगा। तो ये सोच करके कि उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, हम जो है सिंकिंग फंड मेथड का यूज़ करते हैं। सिंकिंग फंड मेथड में जो हर जिस साल, मान लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहली साल के अंत में हमने जो अमाउंट ए रखी है एज ए डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो दूसरी साल के अंत में वही अमाउंट ए प्लस इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट जो फर्स्ट ईयर में पे की है, और इसके बाद ए पर जो इंटरेस्ट बनता है 1 साल का, इन दोनों को मिला करके इतना हमें एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर डिपॉजिट करना पड़ेगा या उसको अपने सेविंग करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली तो पता चलेगा कि अमाउंट सेट असाइड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो ए प्लस इंटरेस्ट ऑन ए इजिकल टू ए प्लस ए इंटू आर, वेयर आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ जाएगा ए इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर। इसी तरह से अगर हम थर्ड ईयर के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा जो सेकंड ईयर में हमने अमाउंट पे किया है या निकाल के रखा है प्लस उस पर इंटरेस्ट, मीन्स ए 1 प्लस आर प्लस ए इंटू 1 प्लस आर इंटू आर।
ए 1 + r को कॉमन ले करके हमें मिलता है a इंटू 1 + r इन ब्रैकेट 1 + r। इट मीन्स a इजिकल जो थर्ड ईयर में अमाउंट होगी वो हो जाएगी a इंटू 1 + r का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम जो है इसको बढ़ाते चले जाते हैं और टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर 10वीं साल में कितनी होगी, तो n इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। तो एट द एंड ऑफ nth ईयर अमाउंट जो हमें डिपॉजिट करनी होगी या उसको अलग से निकालना पड़ेगा वो होगी 1 + a इंटू 1 + r टू द पावर n - 1, a इंटू 1 + r टू द पावर n - 1। यहाँ पर टोटल अमाउंट जो n ईयर्स में इकट्ठी की गई है वो अगर y है तो y इजिकल टू हो जाएगा a + a इंटू 1 + r प्लस a इंटू 1 + r का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू a इंटू 1 + r टू द पावर n - 1। और अगर हम इसमें से a कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 + 1 + r प्लस 1 + r का होल स्क्वायर प्लस 1 + r का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1 + r टू द पावर n - 1। इस इक्वेशन को अगर हम 1 + r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा y इंटू 1 + r इजिकल टू a इंटू इन ब्रैकेट 1 + 1 + r प्लस 1 + r स्क्वायर प्लस 1 + r क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1 + r टू द पावर n। सॉल्व करने पर आगे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे y इंटू r इजिकल टू 1 + r टू द पावर n - 1 और y इजिकल टू 1 + r टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r। लेकिन हमें पता है कि जो y टोटल अमाउंट टू बी कलेक्टेड और एक्यूमुलेटेड दैट इज p - s। यहाँ p इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू। तो p - s इजिकल टू r + 1 टू द पावर n - 1 r + 1 टू द पावर n - 1 divided by r into a. So this is the formula which comes after derivating, that is a is equal to amount to be kept aside, that is equal to p minus s r upon 1 plus r to the power n minus 1. थर्ड मेथड इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इस मेथड में ये कंसिडर किया जाता है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है या लाइफ ऑफ प्लांट इंक्रीजेस द अमाउंट डेप्रिसिएशन कॉस्ट इट विल डिक्रीज। सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी इक्विपमेंट हमने 2 लाख रुपए का खरीदा। लेट अस कंसिडर द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज 2 लाख रुपीस। तो फर्स्ट ईयर में उसका 10% हमें वी हैव टू कीप असाइड, मीन्स उसको निकालना है। तो ये जो 10% हो गया 2 लाख का 20,000। तो पहली साल में हमने 20,000 एज ए डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल दिया। अब जो दूसरी साल के लिए जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगा, मीन्स 2 लाख माइनस 20,000, तो ये रह जाएगा 1,80,000। अब जो है 1 लाख एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा मेन जो प्रिंसिपल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू रह जाएगी हमारी 1,80,000। तो अब जो है हमें 1,80,000 का 10% माइनस करना होगा। तो दूसरी साल में हमें 18,000 पे करना पड़ेगा। अब तीसरी साल के लिए क्या होगा कि 18,000 1,80,000 में से माइनस हो जाएंगे और फिर जो वैल्यू रह जाएगी वो 1,62,000, ये बैलेंस हो गया। अब जो है इसका 10% देना पड़ेगा, मीन्स जो बैलेंस अमाउंट रह जाती है उसका 10% हमें हर साल देना पड़ेगा। मीन्स
इन सक्सेसिव ईयर्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि शुरू में जब इक्विपमेंट फुल्ली सर्विसेबल और इन गुड कंडीशन होता है, अच्छी कंडीशन में होता है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो पहली साल में ज़्यादा पैसा एज ए डेप्रिसिएशन कॉस्ट रखते हैं, और इसके बाद जो दूसरी साल में उससे कम, तीसरी साल में उससे कम और चौथी साल में उससे कम। इस तरह से जो इसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है, उसके अनुसार जैसे जैसे घटती जाती है हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को भी घटाते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंश्योरेंस। जो भी इक्विपमेंट है उसको बचाने के लिए कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, फायर हैजार्ड वगैरह जो भी होता है, उससे सेफगार्ड करने के लिए उसको इंश्योर्ड किया जाता है। तो इंश्योर्ड करने के लिए हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और ये प्रीमियम जो हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं ये भी फिक्स्ड कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। इसके बाद अगर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें मैन पावर अपॉइंट करनी होती है, मैन पावर और मैनेजमेंट। तो मैन पावर की जो सैलरी होती है या मैनेजमेंट की जो सैलरी होती है, टोटल सैलरी, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, दैट रिमेंस ऑलमोस्ट सेम। तो इसलिए जो मैनेजमेंट की कॉस्ट या सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट इज़ इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कॉस्ट। अब दूसरी जो कॉस्ट है वो रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। रनिंग कॉस्ट जो है जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन घटता है तो ये रनिंग कॉस्ट घट जाएगी। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट जो है उसको हम अचल या स्थिर कीमत कहते हैं, और रनिंग कॉस्ट को परिवर्तनीय, ये प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। तो इसमें फ्यूल कॉस्ट जो हम उसमें प्लांट में फ्यूल यूज कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, और इसके बाद ऑयल, ग्रीस एंड वाटर कॉस्ट वगैरह, ये जो रनिंग कॉस्ट होती है, डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम रनिंग कॉस्ट में, सपोज कोई ब्रेकडाउन हो गया या सर्विसिंग वगैरह करानी होगी, तो इस चीज़ के लिए मेंटेनेंस पार्ट जो होती है तो उसको रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिला करके बनती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट है उसका रेट जो है, लेट्स कंसीडर X रुपीस पर किलोवाट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का N रुपीस पर किलोवाट आवर। तो इन दोनों को जो है जितना फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला करके टोटल कॉस्ट बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं कि टोटल कॉस्ट को C से शो करेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को CF और ऑपरेटिंग कॉस्ट को CO से शो करेंगे, तो ये टोटल कॉस्ट C = CF + CO। और फिर इसका जैसा भी टैरिफ डिसाइड करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का पर किलोवाट कितना लगेगा और रनिंग कॉस्ट का किलोवाट आवर कितना चार्ज होगा, उसके अनुसार उसकी जो है एक्सपेंडिचर निकालते हैं। तो इस तरह से हमने कॉस्ट और कॉस्ट के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, ये चीज़ का डिस्कस किया। और इसके बाद का जो सीरीज़ में दूसरा लेक्चर होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।